फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, तो भाई चैप्टर 1 जो हमारा सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी आपके आपके लघुत्तरी क्वेश्चन है, उनको मतलब जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गए जो एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव, कह रहा है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। फिर मतलब जो फ्रेंकल दोष होता है उसमें अभी आपको फ्रेंकल दोष आगे बताएंगे भी, क्योंकि वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्रेंकल दोष क्या है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। तो अभी समझ लो, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। मतलब जब फ्रेंकल दोष होता है तो उसमें जो क्रिस्टल का घनत्व है वो क्या हो जाता है, तो वो जो रहता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। क्योंकि आपका होता क्या, उस पर जो आयन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अभी आप देखोगे आगे जब आपको बताएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, इस पे अभी आपको फ्रेंकल दोष भी बताएंगे। ठीक है, तो घनत्व क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा FCC एकक सेल के कोर की लंबाई ए, जो मतलब कोर की लंबाई या भुजा कह सकते हो ए, और परमाणु की त्रिज्या जो आर होती है उसके बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे ए और आर के बीच संबंध क्या होता है, FCC एकक कोशिका में, फलक केंद्रीय वाले में, तो उसमें जो होता है आर बराबर √2/4 ए होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको पूरी कंप्लीट है। ठीक है, क्लास 12 की। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम आसान, देखो किसमें होती है 2, तो आपको तो पता होगा किस पे होती है, आपकी सिंपल क्यूबिक सेल में 2 होती। क्यों होती है अभी आपको बताते हैं, देख लो। मान लो ये कोई एकक कोशिका है, ठीक है, इसमें आपको क्या पता है कि कोनों पे आठ अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों में स्थित होते हैं, और एक अवयवी कण कहाँ होता है, बीच केंद्र में। तो 8 × 1/8 कोने वाले का हो जाएगा और गेंद वाले का 1, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 मिलकर 2। तो SCC एकक कोशिका जो होती है उसी में 2 होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है आपका फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, आद्य घनीय एकक कोशिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बताओ, तो इसमें जो आपका होगा आद्य एकक कोशिका, जो सिंपल क्यूबिक सेल है, उसी में आपका क्या होता है, उसी में आपका क्या होता है, जो मतलब अवयवी कणों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, SCC में अभी आपको बता भी दिया। तो देखो अंतः केंद्रीय में एक चीज़ गड़बड़ हो गई, देखो आद्य वाली में होता है 1 और अंतः जो होता है उसमें 2 होता है, क्योंकि कोने में 8 होते हैं, केंद्र में 1, इसलिए 1 + 1 2। ठीक है, और आद्य का कोशिका SCC में क्या होता है, 1 होता है। तो इस पे ऑप्शन सही कर लेना। ठीक है, इसमें आपका अंतः केंद्रीय वाला सही होगा, तो ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये वाला सही है अंतः केंद्रीय, क्योंकि इसमें आपका 2 होते हैं और इसमें 1 होता है। ठीक है, और इस वाली में आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो ये याद करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। मतलब आपका ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करे, साटकी दोष भी प्रदर्शित करे, तो वो यौगिक जो है आपका AgBr है। AgBr जो है फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है, साटकी भी। अभी आपको एग्जाम्पल से आगे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा चुके एग्जाम में कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है कैसी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था, लघुपरासी कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है दीर्घपरासी कोटि होती है, और अर्ध क्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी कोटि। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सैस्योजी ठोस, आणविक ठोस। तो ग्रेफाइट जो हमारा है वो कैसा ठोस है, सैस्योजी ठोस है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, मतलब जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो क्या होता है। तो देखो कह रहा है वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घपरासी कोटि होती क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक है, आपसे क्या कहा था, क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, अभी ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, दीर्घपरासी, लघुपरासी या अनिश्चित व्यवस्था। तो कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घपरास कोटि होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो वे ठोस जिनके घटक कणों की लघुपरासी कोटि होती है वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब जिसमें लघुपरासी कोटि हो वे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें दीर्घपरासी कोटि हो वो क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रेंकल तथा साटकी दोष क्या है। आप फ्रेंकल दोष के बारे में आपको बताते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष पढ़ो। कह रहा है यह दोष आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा होता है। तो देखो एग्जाम्पल AgBr, AgCl, AgI, ZnS आदि। तो देख सकते हो अभी ये क्वेश्चन था ना
कि आपका ऐसा कौन सा दोष है जो फ्रेंकल भी प्रदर्शित करता है, कौन सा यौगिक जो और साटकी भी प्रदर्शित करता है। AgBr ऐसा है जो फ्रेंकल तथा साटकी दोनों प्रदर्शित करता है। थ्योरी पढ़ ली, अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो देखो परिभाषा क्या कह रही थी, ये देख सकते हो आपका AgBr का क्रिस्टल हमने लिया हुआ है। परिभाषा कह रही है कि क्या होता है इस पे, आपका क्रिस्टल में जो आयन होते हैं, धनायन जो होता है, ये धनायन के कारण ही होता है। धनायन जो होता है अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ये जो इसके बीच के ये स्थान है, ये अंतराकाशी स्थान कहलाता है। ये स्थान अंतराकाशी, ये स्थान अंतराकाशी। तो देख सकते हो ये धनायन क्या अपना स्थान छोड़कर यहाँ पे इस अंतराकाशी स्थान में आ चुका है और इसका स्थान खाली रह जाता है। ठीक है, तो यही दोष आपका क्या होता है, फ्रेंकल दोष। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घनत्व क्यों अपरिवर्तित रहता है, तो देखो इसका द्रव्यमान की बात करें तो बताओ इसका द्रव्यमान घटा या बढ़ा है, आप खुद से बताओ। देखो ये यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है तो उसी में ना। अब मान लो कमरे में 10 लोग हो, अब ये 10 लोग लाइन से ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है। अब मान लो ये वाला उठ के यहाँ आ जाए, तब भी तो कमरे में 10 ही लोग रहोगे, तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आ रहा, इसलिए घनत्व में भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसी कारण से कहा गया था घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साटकी दोष। कह रहा है यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण, अर्थात धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं। इसमें धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो देख सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड आपका साटकी दोष में भी होता है। तो देखो एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। ये सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल है, इस पे होता क्या है, धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो यहाँ से Ag+ बाहर निकल गया, यहाँ से Br- बाहर निकल गया, तो एक Ag+ गया, एक Br- गया, जिससे क्रिस्टल क्या होता है, संतुलित होता है। मतलब 2 Ag+ नहीं जा सकते, समान संख्या में ही जाएंगे। ठीक है, तो एक Ag+ एक Br- बाहर निकल गया यहाँ से। तो अब बताओ इसका घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, इसका द्रव्यमान कम हो चुका है। अभी तक जितने थे उसमें से 2 लोग बाहर निकल गए, तो घनत्व में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। तो देख सकते हो ये था क्वेश्चन। अब अगले देखते हैं। तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो कह रहा है एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है। क्या कह रहा है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है। इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन आसान एकदम। कह रहा है किनारे की लंबाई 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर, मतलब ए का मान हमें दिया गया। वही जो था ए और आर में संबंध अभी बताया था ना, तो वही था। ए आपका कितना, 2 × 10⁻8। आप कह रहा है घनत्व तो दिया गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 200 ग्राम धातु है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखो A = 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर, घनत्व तो D = 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले यही करना होता है न्यूमेरिकल लगाते समय, जो दिया हो उसे नोट कर लो। कर लिया। आप देखो आगे कह रहा है 200 ग्राम धातु है, 200 ग्राम धातु लिख लिया हमने। आप देखो आपको निकालना क्या, इकाई कोशिकाओं की संख्या। तो देखो करते क्या है यहाँ पे, पहले हम लोग एकक सेल का आयतन निकाल लेते हैं। एकक सेल समझ रहे हो, वही एकक कोशिका। ठीक है, तो इसका आयतन निकालते हैं। देखो अगर बात करें एकक कोशिका की, तो किस प्रकार की होती है एकक कोशिका, आपकी घनी होती है ना, आपको पता है एकक कोशिका घनी होती है। ये एकक कोशिका है जो कि घनी है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो वही हमने लिख दिया क्या, A³ ठीक है, A³ लिख दिया। तो A का मान कितना, 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब करोगे तो 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप कह रहा है 200 ग्राम धातु है और जिसका घनत्व तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमने लिखा 200 ग्राम धातु का घनत्व D = 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का फॉर्मूला लगा दो, द्रव्यमान बटा आयतन = इसका मान 2.5। द्रव्यमान कितना दिया गया, 200, तो 200 लिख दिया। यहाँ से आप धातु का आयतन निकाल सकते हो। ये आपका एकक सेल का आयतन था, ये आपका धातु का आयतन आया। तो धातु का आयतन यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 80 सेंटीमीटर क्यूब धातु का आयतन आ गया। तो एकक सेल का इतना है, धातु का इतना है। अगर अब आपको निकालना इकाई कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, धातु में कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए आपको करना क्या, इस धातु के आयतन में इसका भाग लगा देना है और आपका इकाई कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी। तो देखते कैसे। तो देखो हमने निकाला धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या बराबर 80/8 × 10⁻24। 80 क्या थी आपकी, जो आपने निकाला आयतन धातु का, और 8 × 10⁻24 जो था वो था एकक कोशिका का आयतन। तो आंसर आ जाएगा 10 × 10⁻24 या 10⁻25 इकाई सेल। ठीक है, तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सोडियम का भार आपको जो परमाणु भार होता है 23 दिया गया है, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, आप कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेल की संख्या। तो बहुत आसान है,
देखो पहले क्या करते हैं, NaCl का अणुभार निकाल लेते, Na का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे 58.5। NaCl का भार कितना दिया गया है, यहाँ पे भार भी लिख लेना कि NaCl का भार जो दिया गया है वो भी 58.5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या का फॉर्मूला भार बटा अणुभार। भार कितना है 58.5, अणुभार कितना 58.5, 58.5 से 58.5 कैंसिल, 1 मोल आ गया आंसर। ठीक है, कितना आ गया 1 मोल। 1 मोल लिख लिया। अब सिंपल लिखना है, देखो 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणे 10 की पावर 23। देखो ये किस कैसे होती है, Na बराबर जो अवोगाद्रो संख्या होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो जो 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है, Na के बराबर। ठीक है, तो NaCl की एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है, 4, क्योंकि NaCl में आपका कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो जो FCC होती है एक कोश का उसमें 4 होते हैं आपके। ठीक है, परमाणु की संख्या। ठीक है, तो 4 होती है। तो इसमें आपके 1 मोल में कितनी है, 6.023 गुणे 10 की 23। और आपका जो NaCl के सूत्र इकाई में कितनी होती है, 4। ये आपको याद ही रखना है कि FCC में 4 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लगा दोगे, अतः इकाई सेलों की संख्या बराबर 6.02 गुणे 10 की पावर 23। और मतलब इसमें इसका भाग लगा देना है, जैसे अभी किया था ना। देखो यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही इस पे भी करना है। ठीक है, तो इस वाले पे आपको इसका भाग लगा देना है। तो 6.02 गुणे 10 की 23 बटा 4, तो आंसर आ जाएगा 1.505 गुणे 10 की पावर 23 इकाई सेल। ठीक है, तो ये था 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। ठीक है, तो ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।